जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम पॉलिटी का थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें अपन ने पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे, वॉन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करी थी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें डुअल कंट्रोल सिस्टम आया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना। हर चार्टर एक्ट 20-20 साल बाद आ रहा था। पहला 73 में आया, 20 साल जोड़ के 93 में आया, 93 का चार्टर आया। फिर आपका अगला चार्टर आया 1813 का। 1813 का अब हम आ चुके हैं 1833 पे, है ना। इससे पहले जो आपका 1793 का चार्टर था, उसमें चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए मोनोपोली मिल गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1813 वाले चार्टर में आपने पढ़ा था, जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको आधी तरीके से छीन लिया गया था। उसको चाय बनाने का काम रह गया था उनका। टी, शुगर और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली बची थी, बाकी सब उनसे छीन ली गई थी। 1833 का चार्टर, ये कंपनी के लिए थोड़ा बुरा समय आ गया। इनकी जो ट्रेड मोनोपोली आधी छीनी गई थी, वो पूरी छीन ली गई। अब मतलब वो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक अधिकार नहीं रहेगा। इंग्लैंड की तरफ से इकलौते वही कंपनी रहेगी जो बिजनेस कर सकती है, अब और भी कर सकती है। हुआ क्या था, इस टाइम पे यूके में एक फिलोसोफर हुआ करते थे, बेंथम। उनका मानना था, आप ऐसे काम करिए, पार्लियामेंट ऐसे काम करे, कानून बनाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था वहां पे इंग्लैंड में, वहीं से ज्यादातर शुरू हुआ था। तो वहां पे इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, बहुत सारी मशीनें बनाई गई थी, और जो प्रोडक्शन था वो मशीनों से करा जा रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था, उसे बेचना था, और बेचने के लिए बाहर बाहर मतलब कि कंट्री कंज्यूम नहीं कर पाई थी, बाहर बाहर भी बेचना होता था। तो उन्होंने बाहर के जो लोग थे, मतलब यूके के और लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो भी चाहते थे भारत के साथ ट्रेड हो, क्योंकि उन्होंने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो वहां पे जाते थे, बढ़िया गरीब होके जाते थे, गरीब होके आते थे, अमीर होके जाते थे, खूब पैसा कमा रहे थे। तो उन्होंने सोचा हम भी कमा ले, तो उन्होंने सरकार को मना लिया, और वो लोग भी आके बिजनेस करने लगे भारत में। अब इस चार्टर की एक और खूबी है रही, ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेट करके देख सकता। इस चार्टर में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, भारत के लोग मतलब स्लेवरी बहुत गलत चीज भी है, नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का एक पक्ष ये भी है जो अपन को पता होना चाहिए, स्लेवरी उन्होंने क्यों खत्म करी। वो कह रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद वहां पे जो लोग थे, वहां मतलब यूके में जो लोग काम करते थे, वर्कर काम करते थे, वो स्लेव नहीं हुआ करते थे, वो एम्प्लॉय हुआ करते थे, वर्कर हुआ करते थे, उन्हें सैलरी देनी पड़ती थी। सैलरी देने की वजह से क्या होता था, जो गुड प्रोड्यूस होते थे वहां पे, उनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती थी। लेकिन भारत में स्लेवरी होने की वजह से थोड़ा वो जहाँ भी होता होगा, उससे क्या होता था, जो गुलाम होते हैं उन्हें पैसा कम देना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो यहाँ पे सस्ते में बेच सकते हैं, और वहां पे सामान महंगा हो जाता था। तो वहां के जो बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे कि भारत में भी स्लेवरी खत्म हो, यहाँ के लोगों को भी पैसा देना पड़े, तो यहाँ का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो कंपैरेटिवली उनका कम हो जाएगा, और वहां से सस्ता मिलेगा, तो भारत में आके वो इजीली डंप कर सकेंगे। ये भी उसका एक पक्ष है, हालांकि स्लेवरी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज है। अब उनको ये सब देख, पहले क्या होता था, भारत में जो कंपनी रूल करती थी, वो उसका जो मेन होता था, हेड होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था। उन्होंने क्या काम करा, अब उनका मानना था, जो कि 1833 तक काफी ज्यादा एरिया उनके कंट्रोल में आ चुका था, तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, मतलब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल वो अपॉइंट करने लगे। एक कंपनी थी, वही लूट रही है। इंडिया के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया कंपनी ने, वो प्राइवेट, और भारत के लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे। ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। पहले बनाए गए थे विलियम बेंटिक, है ना। इनकी जो काउंसिल थी ना, काउंसिल जो थी, पहले गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों काम संभालते थे। यह पहली बार हुआ
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो थी उनका सेपरेशन कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव पहले गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 हुआ करते थे, अभी भी 3 है। जब ये 3 लोग रहा करेंगे तब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी एग्जीक्यूटिव वर्क करा करेगा। और जब गवर्नर जनरल काउंसिल लेजिस्लेचर का काम करेगी, मतलब कानून बनाएगी, उस टाइम पे एक मेंबर और जुड़ जाएगा जिसे लॉ मेंबर कहा जाएगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या फर्क होता है? लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून पालन करने वाला। जैसे हमारे संसद में जो नेता लोग हैं वो कानून बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। और ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रालय पकड़ के बैठते हैं और पुलिस ये सब जो कानून का पालन कराते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाएंगे। तो अलग अलग काम बांट दिए गए। जो एग्जीक्यूटिव था उसमें एक नया मेंबर जोड़ा गया था जिसे बोलते हैं लॉ मेंबर, जब ये कानून बनाएंगे। पहले जो जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे अपने लॉर्ड मैकॉले साहब जोड़े गए थे। इस समय पे ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने की भी कोशिश करी गई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके लिए भी मना कर दिया। क्यों मना करा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पैट्रोनेज का सिस्टम, मतलब कि वो चाहे उसको रख सकते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैं कंपनी का अधिकारी हूं तो मैं मेरी मर्जी से जिसको चाहूं उठा के रख लूंगा, तो इसमें मेरा फायदा है ना। हो सकता है घूस घूस भी ले ले मेरी इच्छा, ये उन्हें फायदा होता था। तो उन लोगों ने मना कर दिया, तो इस समय पे चालू नहीं हो पाया था। तो हालांकि अगले चार्टर वो चालू हो जाएगा ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्लेवरी एबॉलिश हो गई। गवर्नर जनरल की पावर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसकी पावर बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ाई गई? अब वो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी इनके लिए भी कानून बना सकता है। लॉर्ड मैकॉले साहब जो हैं, ये इनका भारत में इंग्लिश के फैलावे के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप ये समझ के चलिए, आज के टाइम में जो ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश झाड़ते हैं, उन्हें मैकॉले की औलादे कहा जाता है। मतलब इनका इतना योगदान है इंग्लिश को बढ़ाने में भारत में। इनका एक स्पीच है मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, उसमें बताया इन्होंने पहले जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम होता था उसमें जो पढ़ाया जाता सेकेंडरी लेवल पे या आगे पढ़ाई में जो पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती थी उनका यूज करके पढ़ाया जाता था। लेकिन इन्होंने कहा ये सब पढ़ाने का हमें क्या फायदा, आप तो अंग्रेजी पढ़ाइए, हम लोग को इंग्लिश आती है, इन्हें भी सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ये भी सिविलाइज होंगे। उनका ये मानना था इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा सिविलाइज होते। हालांकि उनकी जो सोच थी आजकल भारतीयों की सोच बिल्कुल उससे थोड़ी बहुत मिलने लगी है। हम लोग भी इंग्लिश को थोड़ा अच्छा मानने लगे, हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है। हाँ, उसके बाद में इन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब बहुत कांड भी करा कंपनी के खिलाफ। इन्होंने क्या करा, ये भारत में आए थे, इन्होंने देखा कंपनी जो है ना, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके दी। उसमें उन्होंने बोला कंपनी बहुत करप्शन कर रही है, अनाप शनाप करप्शन करती है, इन नियम से कोई लेना देना नहीं है, अपनी पावर का फुल मिसयूज कर रही है, और बहुत कड़ी कड़ी बातें थी। इनकी ये बातें पार्लियामेंट में पहुंची। तो पार्लियामेंट में जो अगला चार्टर आया था 1853 का, इसमें उसका ध्यान रखा गया और इन्होंने कहा जो मतलब की जो भर्ती होगी वह पैट्रोनल सिस्टम के थ्रू ना होकर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू करेगी। मतलब जो भी भर्ती करनी है उसके लिए एग्जाम लिया जाएगा। स्टार्टिंग में एग्जाम लेने की प्रोसेस लंदन में शुरू हुई और पहले स्टार्टिंग में भारतीयों को अलाउ भी नहीं करा जाता था, धीरे धीरे बाद में करने लगे। और इसको जो एग्जाम कराते थे ना वो काफी कठिन कराते थे। मतलब कि एक तो एज लिमिट उन्होंने 17 से 23 रख रखी थी और ऐसी लैंग्वेज रखते थे जो पर्शियन सिखा पूछते थे। ऐसे मतलब कि उन्होंने चाहते ही नहीं थे कि भारतीय आए, लेकिन फिर भी भारत वाले कहाँ छुपते हैं। सत्येंद्र साहब खोजे गए, पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे आईसीएस। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो था उसका नाम लगा था आईसीएस। ये मैकॉले ने रिकमेंडेड करी थी, मैकॉले ने रिकमेंड करा था अपॉइंटमेंट करें अपन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम से। अब जैसे कि उन्होंने देखा जो लॉ मेंबर था इसने बहुत अच्छा काम करा, कंपनी के बारे में बताया, मतलब कि राज वगैरह खोल दिए इसने। तो 1853 के जो चार्टर आया था इसमें जो ये लोग लॉ मेंबर था ये केवल लेजिस्लेचर काउंसिल बनेगी तब मेंबर बनता था गवर्नर जनरल काउंसिल का। इस टाइम पे गवर्नर जनरल की काउंसिल में से परमानेंट बना दिया। मतलब जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें अब 4 मेंबर हो चुके हैं।
4 नंबर अब लेस और लेस और इन्होंने देखा लेजिस्लेचर जो काउंसिल है ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो इसके जो मेंबर होते थे उसे बढ़ा दिया गया, मेंबर बढ़ा के इस बार 12 कर दिए गए। एक तो खुद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा अपना चार काउंसिल के मेंबर, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और 4 मेजर एरिया जो प्रोविंसेस जो इनके अंडर में आ चुके थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये इनके कंट्रोल में आ चुके थे। यहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया था इन्होंने। इसलिए कहते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया गया, मतलब हर रीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव को उठाया गया कि आप आइए लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनिए और हमारे देश पे जो कानून बनेगा उस कानून बनाने में आप भी अपना योगदान दीजिए। इस चार्टर में एक चीज और हुई, पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंट्रोल करते थे कंपनी को, उसमें 24 मेंबर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया मतलब बहुत बड़ी एरिया भारत का कवर कर लिया था इन्होंने, तो उसमें 24 मेंबर हो चुके थे, 24 लोग हो चुके थे, 24 की सैलरी देनी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का साइज बड़ा होने से इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तो इसकी इन्होंने कारण दिया कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन्होंने इनके मेंबर को 24 से घटा के 18 कर दिया, है ना। और इससे कंपनी और सबको फायदा हुआ, और जिनकी नौकरी है उनका तो नुकसान हुआ, बाकी का फायदा ऐसा हुआ, पहले 24 की सैलरी देते थे, अब 18 की सैलरी देनी पड़ेगी, काम वही का वही होगा। हमारे देश की सरकार भी आजकल यही नियम अपना के रखी है, वैकेंसी निकालो नहीं तो भर्ती नहीं होंगे तो आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, जितने उतना सही काम चलता है तो चला रहा है बढ़िया। और प्रिंसिपल ऑफ